climate policies. So, good evening, everyone, and Assalamu alaikum. This is Muhammad Daniel Kamal. I am the Secretary SDGs at the Burak Association, SDGs Impact Hub, and I'm also the co founder for Riyadh Resilience and Adaptation. And together, we have brought you the series of Climate Finance Leadership Series, where it is our job to properly train you guys on the topic of climate finance and how you guys can properly understand the different domains that are properly revolving and surrounding the climate finance. So today the topic for you guys in this workshop is going to be the global climate policies and their impacts on फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स. इसके अंदर हम लोग तमाम ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसीज देखेंगे जो कि हमारे पास सफ़े अव्वल से चली आ रही हैं अभी तक, और हम लोग ये देखेंगे कि उनका क्या हमारे पास असरात हैं फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स के ऊपर. हम लोगों ने कुछ फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स भी पढ़े थे फर्स्ट वर्कशॉप के अंदर, अगर आपको कुछ याद हो तो हम लोग उनको भी जिक्र करेंगे. हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसीज मशहूर ज़माना है. अच्छा, आई वांट टू नो before proceeding to the next slide, according to you, what are some of the most famous global climate policies? Okay, I look forward to seeing you. Miss Felicia, you want to add something? Okay, thank you. Yes, Miss Mushraf, over to you. Okay, Miss Mushraf, आप अपना माइक थोड़ा सा करीब करिएगा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है. Is this Green Climate Fund? Okay. Green Climate Fund can be termed as a financial mechanism. It cannot be termed as a global climate policy. हम लोग बात करेंगे इधर पॉलिसी की, और हम लोग ने ये पढ़ा था कि ग्रीन क्लाइमेट फंड जो हमारे पास है, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि आपकी मोबिलाइजेशन करता है पैसे की, जो कि आपको ये प्रॉपरली आप कह लें रोकथाम करता है कि किस तरीके से हमारे पास आपका जो पैसा है क्लाइमेट फाइनेंस के डोमेन के अंदर वो फ्लो करेगा फ्रॉम द डोनर टू द रिसीवर. सॉरी, फ्रॉम, यस, ऐसे ही है, from the donor to the receiver. So let me just see in the chat box. आपकी जो अच्छा मिस लालिब कहती हैं क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट. यस मिस लालिब, you are totally right. Some of the most famous policies are क्योटो प्रोटोकॉल, इट इज पेरिस एग्रीमेंट. क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम लोग बात कर रहे होते हैं, हम लोग उसके अंदर हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया हुआ है कि हम लोगों ने किस किस तरीके से आप कह लें क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम करनी है, हम लोगों ने किस किस तरीके से एमिशंस को रोकना है, हम लोगों ने किस किस तरीके से टेम्परेचर को कम से कम करते चले जाना है. सो दिस इज हाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसीज. अगर हम बात करें तो यूएनएफसीसीसी इज अ सिस्टर एजेंसी जो कि है एक तरीके से क्लाइमेट चेंज को डील कर रही होती है, मिस गुलनाज, और उसी के अंदर जो उसका सेक्रेटेरिएट है, उस सेक्रेटेरिएट को हम लोग नाम देते हैं कॉप का, जिसके अंदर आप एक तरीके से आपकी सारी की सारी वो प्रोसीडिंग्स होती हैं, चलती हैं. ओके, सो पाकिस्तान नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2021, मिस आयशा, यस आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन वो हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की घर से. अभी अगर हम लोग वैसे बात करें ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी की डोमेन के अंदर, तो हमारे पास वो जो सफेवल पे आएंगी वो आपकी चली आती रहेंगी. क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, आपका पेरिस एग्रीमेंट हो गया, और बाकी सारी मजीद हो जाएंगी जो कि डिफरेंट जगह पे लाई करती है. फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर आपके पास एक और आता है जिसे हम लोग नाम देते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, जो कि काम करता था ओजोन डिप्लीशन के ऊपर. मिस्टर अब्दुल खान कह रहे हैं इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट और ईयू ग्रीन डील. ईयू ग्रीन डील इज आल्सो अ ग्रेट थिंग, क्योंकि उसके अंदर हम लोग एक तरीके से 27 से ज्यादा रियासतों के ऊपर हम लोग बात कर रहे होते हैं, एंड उसके अंदर भी हमारे पास एक काफी अच्छा नाम आया था. अच्छा, फिर अगर हम इसके अंदर एक और चीज डालना चाहें तो वी हैव अ मैकेनिज्म जिसे हम लोग नाम देते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. अच्छा, अब अगर हम बात करें कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, सो सीबैम इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है. सीबैम हमारे पास वो फिनोमिना है जो जिसके अंदर फॉर एग्जांपल एक जो प्रोडक्ट बनता है यूरोप के अंदर, उसकी पूरी की पूरी प्रोडक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल से हमने उसकी प्रोडक्ट को बनाया, उसकी पैकेजिंग हुई एंड वो स्टोर तक गया. अब फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग द रॉ मटेरियल टिल इट गोज टू द स्टोर, उसकी पूरी की पूरी कार्बन एमिशन की कैलकुलेशन होगी कि कितना ज्यादा हमारे पास कार्बन एमिट हुआ है इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को बनाने में और ट्रांसफर करने के अंदर. अच्छा, अब वो कार्बन एमिशन की कैलकुलेशन हो गई है. अब कार्बन एमिशन की कैलकुलेशन के बाद वो ये देखेंगे कि कितना ज्यादा पैसा लगाना होगा.
इस कार्बन एमिशन को कम करने के अंदर या स्टेबलाइज करने के अंदर। एंड उस पैसे का भी एक तरीके से आप ये कह लो कि अगर वो 100 रुपए है, लेट सपोज पाकिस्तान के एग्जाम्पल के अंदर, तो इफ इट इज 100 रुपीज, तो यूरोपियन यूनियन या पाकिस्तान, मैं वैसे कह रहा हूँ अगर हम पाकिस्तान के अंदर सीबीएम को लगाएंगे, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो 100 यूरो में से 20 यूरो लगा देगी या 30 यूरो लगा देगी फॉर इन्वायरमेंट, एंड वो कहेगी कि हम लोग एक तरीके से इन्वायरमेंट पे काम करें, हालांकि ऐसा नहीं है। सो इट इज ऑल्सो एक तरीके से आपकी एफर्ट्स को हॉल्ट किया जा रहा होता है, आपको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करवाया जा रहा होता है कि बिगर पिक्चर क्या है और छोटी पिक्चर क्या है। बिगर पिक्चर के अंदर ये हमें नजर आ रहा होता है कि ओ, सो जो प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन के अंदर बन रहा है, उसी प्रोडक्ट को के एमिशंस को कम करने के लिए पैसा लग रहा है एनवायरनमेंट की डोमेन के अंदर। लेकिन जो स्मॉलर पिक्चर है, जहां पे हम लोग नहीं देख रहे होते ज्यादा, वो ये है कि बहुत ही कम पैसा लग रहा होता है, जो कि उसकी एक्चुअल डबल ट्रिपल अमाउंट लगनी चाहिए। सो दिस इज द थिंग। और अभी भी सीबीएएम के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही होती है, बहुत ज्यादा बातचीत हो रही होती है। बातचीत इन द सेंस कि यूरोपियन यूनियन के अंदर इट्स गुड, डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो सीबीएम को एक तरीके से थोड़ा सा टाल मटोल से देख रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम इसके यूरोपियन यूनियन के साथ डील करेंगे तो हमारे पास लॉन्ग टर्म के अंदर इसके पास इम्पैक्ट जो पॉजिटिव है वो ज्यादा होंगे या नेगेटिव ज्यादा होंगे। सो दिस इज द थिंग। सीबीएम इज ऑल्सो अ ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब अगर हम बात करें तो हम इसके अंदर आज का जो आपका वर्कशॉप का टाइटल है, दैट इज द ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसीज, एंड कि क्या उनका इम्पैक्ट है हमारे पास फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंटली तौर पे तस्करा करेंगे। हम लोग तस्करा करेंगे एक तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल का, हम लोग तस्करा करेंगे थोड़ा सा एक तरीके से पेरिस एग्रीमेंट का, थोड़ा सा हम लोग टच करेंगे कार्बन मार्केट्स को, क्लाइमेट फंड्स को, कि किस तरीके से वो रीशेप कर रहे हैं आपके कैपिटल फ्लो का। कैपिटल फ्लो क्या होता है? कैपिटल फ्लो होता है कि किस तरीके से आपका पैसा जो है वो मोबिलाइज हो रहा होता है, वो स्केल अप कर रहा होता है, वो ट्रांसफर हो रहा होता है फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि COP31 के अंदर, चूंकि हमारे पास एक COP31 UNFCCC का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा बातचीत हो रही होती है, तो क्या एक्सपेक्टेड आउटकम है। ठीक है, अब लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आज के सेशन के अंदर हम लोग 6 चीजों को कवर करेंगे। फर्स्टली ग्लोबल पॉलिसी लैंडस्केप, हम लोग ये देखेंगे कि पॉलिसी डिजाइन किस तरीके से आपके कैपिटल फ्लो को एलोकेट कर रहा होता है। उसके बाद आपकी कौन कौन सी लैंडमार्क पॉलिसीज थी, जिसके अंदर मिसाल ने हमें पहले से बता दिया था कि आपकी जो 2 पॉलिसीज हैं, दैट आर क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट। उसके बाद फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स, जिसके अंदर सीबीएम का हमने थोड़ा सा जिक्र कर लिया। हम आर्टिकल 6 को जिक्र करेंगे जो कि पेरिस एग्रीमेंट के, कार्बन प्राइसिंग को जिक्र करेंगे, फिर थोड़ी सी केस स्टडीज होंगी, फिर कि क्या चीज हमारे पास अभी भी फेलियर के तौर पे आ रही है, कि जहां पे हमारे पास एक तरीके से रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे द रोड अहेड, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्रीवियसली एनालिसिस करेंगे क्रिटिकली, और ये देखेंगे कि COP31 के अंदर हमारे पास कहाँ रूम है बात करने की। सो द नंबर वन थिंग इज द वेरी फर्स्ट स्लाइड, जो कि कहती है कि कार्बन पॉलिसी किस तरीके से, अगर हम एक कार्बन पॉलिसी बनाए तो वो एक फाइनेंशियल स्टोरी को लेकर आती है, कि उसके अंदर किस तरीके से अगर हम एक कार्बन क्लाइमेट पॉलिसी बनाए तो क्लाइमेट पॉलिसी किस तरीके से अपने अंदर पैसे को इंकॉर्पोरेट करती है। हम इसको थोड़ा सा जिक्र करने की कोशिश करते हैं, हम इसको थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, तो फर्स्टली ये देखने की जरूरत होगी कि कार्बन पॉलिसी जो है वो एक तरीके से सिंपली आप ये कह लें कि वो एमिशन टारगेट्स के ऊपर नहीं बनी होती। 1990 से लेकर अभी तक आपकी जितने भी इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स हो गए जो कि पेयर अप होते हैं फाइनेंशियल मैकेनिज्म के साथ। फाइनेंशियल मैकेनिज्म कौन कौन से? बड़े बड़े इदारे, फॉर एग्जांपल ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो उनका जो एक तरीके से काम होता है वो ये होता है कि वो जो फंड आ रहा है उसको कैपिटलाइज करें, या जो मार्केट उन्होंने बनाई हुई है वहां पे उस फंड की रेगुलेशन हो, या फिर एक तरीके से रिसेंटली जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने बॉर्डर टैक्स निकाला था कि वो कार्बन एमिशंस की प्राइसिंग करेंगे एंड उसको ट्रेड में लेकर आएंगे, कार्बन ट्रेड ऑफ्स या कार्बन टैरिफ्स की फॉर्म में। तो इसके अंदर ये हमारे पास पूरी की पूरी स्टोरी है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास आ गए आपके एक तरीके से मेजर, आप कह लें क्लाइमेट पॉलिसीज, जिसके ऊपर अभी भी हमारे पास पूरी दुनिया बात कर रही है, एंड अभी भी हमारे पास दुनिया काम से काम करती चली जा रही है। और इन मैकेनिज्म्स को समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये सवाल पैदा होता है। तो इन मैकेनिज्म्स को समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है, एज अस बीइंग द फाइनेंशियल लीडर्स,
क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे होते हैं आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, ये डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे होते हैं आपकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को, ये अफेक्ट कर रहे होते हैं आपकी ट्रेड की कंपेटिटिवनेस को। फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान और लेट्स सपोज इंडिया के अंदर अब ट्रेड का मुकाबला है, सो वी नो डैट कि इंडिया के पास एक भारी मार्केट है, वहाँ पे उसके पास एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही होती है एज कम्पेयर टू आप कह लें पाकिस्तान। सो हाउ विल वी प्रॉपरली ट्राई टू कीप अप द पेस, या बैलेंस करेंगे हम कंपेटिटिवनेस को, ये हमारे ऊपर लागू करता है। और अगर हम सस्टेनेबिलिटी को लेकर चलें, अगर हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर चलें, तो और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के साथ भी हम इन मैकेनिज्म्स को समझने की कोशिश करें, तो तब जाकर हम लोग सस्टेनेबिलिटी की इस पूरी की पूरी दौड़ के अंदर, इस पूरी की पूरी रेस के अंदर इंडिया का ट्रेड कंपेटिटिवनेस के अंदर बैलेंस आउट कर सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं। वी आर स्टिल वेरी मच लेगिंग बिहाइंड, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब हम एक्सेप्ट करेंगे तभी जाकर हम आगे से आगे इंप्रूव कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्यों जरूरी होता है? ये हमारे पास एक और चीज के लिए जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास आपको प्रॉपर्ली रास्ता दिखा रहा होता है, आपको प्रॉपर्ली आगाह कर रहा होता है, डायरेक्शन सेट कर रहा होता है आपकी, कि जो अगली एक ग्रीन इन्वेस्टमेंट आनी है वो आप किस डोमेन के अंदर लगाओ, कहाँ पर लगाओ। वो आप एडेप्टेशन में लगाओ, वो आप मिटिगेशन में लगाओ, वो आप एक तरीके से ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर लगाओ, वो आप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लगाओ, वो आप प्लांटेशन के अंदर लगाओ, वो आप कहाँ पर लगाओ। इट डिपेंड्स ऑन द होल मूवमेंट, ऑन द होल ग्राफ, ऑन द होल एक तरीके से प्रोजेक्शन जो आपका ट्रेजेक्टरी मॉडल है। लेट मी ऐड अ फेलो। अच्छा, अब अगर हम मजीद इसके अंदर बढ़े तो आपके पास कुछ हेडलाइन फिगर्स आपको नजर आ रही होंगी। अब वो हेडलाइन फिगर्स कौन कौन सी है? आपके पास 3 हेडलाइन फिगर्स हैं। एक जो है वो आपको बताती है 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का। अब 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स क्या है? 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स ये है कि एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस का टारगेट जो है वो ये है कि बाय 2035 वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स देना चाहते हैं क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर, क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए, क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन के लिए। और ये एग्री हुआ था कॉप 29 के अंदर, जिसे फिर उन्होंने नाम दिया था कि इट विल बी कॉल्ड एज बाकू टू बेलिंग रोड मैप। कि कॉप 29 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, कॉप 30 के अंदर इसके अंदर अपग्रेडेशन देखने को मिलेगी, और फिर अब ये है बाकू टू बेलिंग टू 1.3, जो अब जाकर कॉप 31 के अंदर तुर्की के अंदर बात की जाएगी। उसके बाद आपके पास जो सेकंड नंबर है वो है 195 पार्टीज का। अब ये 195 पार्टीज क्या है? इसके अंदर वो कंट्रीज आते हैं, वो ब्लॉक्स आते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं जो कि पेरिस एग्रीमेंट के बाउंड है, कि उन्हें एक तरीके से अपनी एनडीसीज की रिपोर्ट को, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं, सबमिट करवाना पड़ेगा लाजम मलजूम। और फिर इसके अंदर आपके पास जो लास्ट आता है वो आता है 300 बिलियन डॉलर्स। अब ये 300 बिलियन डॉलर्स क्या है? ये आपके पास वो पब्लिक फाइनेंस का फ्लोर है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ओपन किया हुआ है, जिसके अंदर डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा था कि हम हर साल इन डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे देंगे। कॉप 29 के अंदर उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि अब जो हम फंड खोलेंगे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ये 300 बिलियन डॉलर का, इसे हम लोग नाम देंगे एनसीक्यूजी। अब एनसीक्यूजी क्या है? एनसीक्यूजी इज न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। तो ये चीज है आपके पास, जिसके अंदर आप एक तरीके से जंप कर रहे होते हो 2020 के 100 बिलियन डॉलर के गोल से लेकर आप डायरेक्ट 10 गुना ज्यादा जंप करते हो। और आपका जो आज का टारगेट है वो 2020 के मुकाबले में 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का है। ठीक है, आपका 2020 के अंदर जो टारगेट था वो था 100 बिलियन डॉलर्स का। अब जो आपका आज की दुनिया के अंदर, आज के वक्त के अंदर टारगेट है वो है 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, तो अब आपके पास आ जाते हैं एवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसीज, कि इसके अंदर हमारे पास साल दर साल, कदम बा कदम, बेबी बेबी स्टेप्स के अंदर क्या क्या हमारे पास एवोल्यूशन देखने को मिली है। चाहे वो हमारे पास इन्वायरमेंटल पॉलिसीज के अंदर हो, चाहे वो आपके पास फाइनेंस के अंदर हो, तो वी विल स्टडी अबाउट दिस। अच्छा, अब अगर हम सबसे पहले बात करें, तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? सबसे पहले आपके पास आएगा UNFCCC 1992 रियो अर्थ समिट। अब ये इसलिए फाउंड की गई थी कि ये स्टेब्लिश करती थी, इसने बुनियाद रखी थी यूएन के क्लाइमेट प्रोसेस की, इसने बुनियाद रखी थी यूएन के क्लाइमेट विंग की, इसके अंदर इसने बुनियाद रखी थी कि यूएन जो है वो हर साल क्लाइमेट प्रोग्रेस को ट्रैक करना स्टार्ट करेगा। एंड ये हमारे पास वो समिट था जिसके अंदर हमारे पास पहली कॉप हुई थी। एंड उन्होंने फिर डिसाइड किया था कि हमें हर साल एनुअली कॉप रखनी चाहिए। एंड उन्होंने कहा था कि उस साल उन्होंने कहा था कि कॉप जो है वो एक नेगोशिएटिंग साइकिल के तौर पर है।
अब उसके बाद हम थोड़ा सा अगर 5 साल आगे बढ़े तो हमारे पास आता है क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल आपके पास वो पहली ट्रीटी थी जो कि लीगली बाइंडिंग थी, एंड वो फोकस करी थी एमिशन टारगेट्स के ऊपर कि आप अपने एमिशन टारगेट्स को कम से कम करते चले जाओगे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था। अब वो ड्रॉबैक क्या था? वो ड्रॉबैक ये था कि ये सिर्फ और सिर्फ फोकस थी इंडस्ट्रियलाइज नेशंस के ऊपर। इंडस्ट्रियलाइज नेशंस का कहना ये था कि व्हाई आर वी जस्ट बीइंग अटैक्ड इन दिस पॉलिसी, कि वी एक्सेप्ट है कि हम लोग एमिशंस कर रहे हैं, बट खाली हम एमिशन नहीं कर रहे, हमारे साथ डेवलपिंग नेशंस भी कर रही हैं, सो डेवलपिंग नेशन शेल आल्सो बी अ पार्ट। तो ये उनका कहना था। अब अगर हम इसके थोड़ा सा आगे चले तो हमारे पास 2009 का वक्त आता है, 2009 का ईयर आता है। उसके अंदर हमारे पास हुए थे कोपेनहेगन एक्कॉर्ड। ये था हमारे पास कॉप 15 का दौर। इस दौर के अंदर हमारे पास फिर आया था कि हम लोगों ने एक अटेम्प्ट की थी। वो अटेम्प्ट क्या थी? कि हम लोगों ने बाइंडिंग एग्रीमेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन जो कि फिर एट द एंड वो एक नॉन बाइंडिंग पॉलिटिकल एक्ट बन गया था, जिसे एक तरीके से एक सेटबैक के तौर पे देखा गया था। इसके अंदर ये था कि आपकी जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसके अंदर अमेंडमेंट लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो अमेंडमेंट आपकी बुरी तरीके से फेल हुई थी। अमेंडमेंट से मुराद होता है तरमीम, अमेंडमेंट से मुराद होता है कि एक चेंज लाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, 6 साल आगे बढ़े, तो आपके पास आता है पेरिस एग्रीमेंट कॉप 21 के अंदर। अब इसके अंदर ये एक यूनिवर्सली एक्रेडिटेड था कि तमाम कंट्रीज ने यूनिवर्सली इसको अपनाया था उस वक्त, और ये कहा था कि ये जो फ्रेमवर्क है ये प्रॉपरली बिल्ड होगा अराउंड द नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस, कि एक कंट्री जो है वो कितने अपने डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर कितनी एमिशंस कर रहा होता है। अच्छा, उन एमिशंस को कम करने के लिए वो क्या क्या प्रोजेक्ट्स लगाएगा, क्या क्या प्रोजेक्ट्स करेगा, किस तरीके से स्ट्रेटजीज लगाएगा, उसके अंदर कितना ज्यादा पैसा लगाएगा, वो हम थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे। उसके बाद 2021 के अंदर, ठीक पेरिस एग्रीमेंट के 6 साल बाद, हमारे पास आता है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। अब यहाँ से आपकी की पूरी ट्रेजेक्ट्री जो है वो चेंज हो जाती है क्लाइमेट फाइनेंस के डोमेन के अंदर। ग्लासगो इम्पैक्ट जो आया था उसने एक तरीके से फोकस किया था आर्टिकल 6 को। आर्टिकल 6 किसका? आर्टिकल 6 क्लाइमेट पेरिस एग्रीमेंट का। अब वो जो पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 है, डेट इज पार्टिकुलरली फोकस ऑन द कार्बन मार्केट्स। वो पार्टिकुलरली फोकस है एक तरीके से फाइनेंस के ऊपर, लेकिन फाइनेंस को वो थोड़ा सा कम डील करता है एज कम्पेयर टू कार्बन मार्केट्स, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन प्राइसिंग आ जाती है, कार्बन टैरिफ्स आ जाते हैं, कार्बन एमिशन की ट्रेडिंग आ जाती है। उसके बाद हमारे पास फिर डिफरेंट एक तरीके से कार्बन प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जो कि बाईनियल हो सकते हैं, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप के तौर पे हो सकते हैं, दो कंट्रीज के दरमियान में हो सकते हैं, मल्टीलेटरल हो सकते हैं, या वो सॉरी एमडीबीज मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि पर्टिकुलरली फोकस होते हैं आपके कमिटमेंट कार्बन मार्केट्स के साथ। उसके बाद अगर हम चलें तो 2026 के बाद हमारे पास एक और कॉप हुई थी, दैट इज कॉप 27, कॉप 26 के बाद, जो कि फोकस थी आपकी लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर। फिर आपके पास कॉप 28 हुई थी जो कि थी यूएई के अंदर, एंड उसके अंदर आपके ऊपर ज्यादा फाइनेंस के ऊपर बात नहीं की गई थी। उसके बाद कॉप 29 आई थी। कॉप 29 बाकू के अंदर हुई थी, अजरबैजान के अंदर 2024 के अंदर, एंड तब जाकर आपके पास एनसीक्यूजी आया था, नेशनल न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। एंड अब उस न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के अंदर ये कहा गया था कि हम लोग पब्लिक फाइनेंस फ्लोर ओपन करेंगे जहाँ पे पब्लिक प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाया जाएगा, लेकिन वो जो पैसा होगा वो होगा $300 बिलियन पर ईयर। हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज का कहना ये था कि ये $300 बिलियन बहुत कम है एज कम्पेयर टू जितनी हमारी डिमांड है। और फिर आपकी जो आर्टिकल 6 की रूल बुक है उसे फाइनलाइज किया गया था, कि आर्टिकल 6 की जो रूल बुक है उसके अंदर ये बताया गया था, वो गाइडलाइंस दी गई थी, स्ट्रेटेजीज दी गई थी किस तरीके से वो कार्बन मार्केट्स के अंदर प्रोग्रेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आपके पास आता है कॉप 30, जो कि हुई थी लास्ट ईयर ब्राजील के अंदर। अब उसके अंदर आपके पास बेलम पैकेज आया था। अब उसकी जो आपके कॉप 30 की प्रेसिडेंसी थी, ब्राजीलियन प्रेसिडेंसी, उन्होंने ये कहा था कि आपका जो एडेप्टेशन फाइनेंस है, जो कि वो फाइनेंस जो कि एडेप्टेशन के डोमेन में लगेगा, वो 2035 तक डबल हो जाएगा। और उन्होंने जो मैप बनाया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था बाकू टू बेलिन, उसको थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ा दिया था, एंड नाउ द मैप इज कॉल्ड बाकू टू बेलिन टू 1.3 टी डॉलर। और उन्होंने ये कहा गया था कि हम 2035 तक एक तरीके से आप कह लें $1.3 ट्रिलियन लगा देंगे क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर, क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, जो कि है हमारे पास
अच्छा, एनी आइडिया कि कॉप 31 कब होगी? लेट मी सी इन द कमेंट्स। आई वांट टू नो, आपको कॉप 30 का पता है कब होगी? गाइस, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग योर, आप कह लें एक तरीके से आपके आंसर्स। कॉप 31, मिस सुंबल, when is COP 31 going to happen? Okay, November. Exact date याद है किसी को? Okay, I am really happy that you guys are saying it's going to happen in November. Okay, 9 to 20. Okay, so you guys are following COP and I'm really happy. मुझे आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया जब मैं आप लोगों से सवाल कर रहा था? ओके, अच्छा, अब अगर हम कॉप 31 के हवाले से बात करें थोड़ा सा कि क्या हमारे पास एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है इसकी पूरी पूरी डोमेन के अंदर, तो ये हो सकता है कि ये कहा जा रहा है कि ये वाली कॉप जो है वो इम्प्लीमेंटेशन फोकस्ड होगी, कि इसके अंदर इसको ये कहा जाएगा कि ये वर्ड्स स्पीकिंग से ज्यादा ये एक्शंस के ऊपर फोकस होगी, कि इसके अंदर आपके पास नए से नए डीलिंग्स होंगी, नए से नए इंडिकेटर्स बनेंगे एडेप्टेशन के लिए, नए से नए प्लेजेस को देखा जाएगा, और जो प्लेजेस देखी बनी होंगी पिछले साल की या उससे पिछले साल की, उनको ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा उनका, और इसके अंदर आपकी एनडीसीज की स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि हर साल आपको अपनी एनडीसी के ऊपर रिपोर्ट देनी होती है, पाकिस्तान को भी रिपोर्ट देनी पड़ेगी अपनी एनडीसी की, यूएनएफसीसीसी को, कि इन दिस होल ईयर व्हाट डिड दे डू इन डिफरेंट क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स, किस तरीके से उन्होंने एमिशंस को कम किया एंड हाउ डिड दे डू इट। लेट मी जस्ट, अच्छा, अब अगर हम इसके अंदर मजीद आगे बढ़े तो हमारे पास फिर एक और चीज आ जाएगी। अब उस चीज के अंदर हम लोग, लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड दैट इज योर फेमस क्योटो प्रोटोकॉल, जिसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा जिक्र किया था इन द स्टार्ट। अब अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा बात करें क्योटो प्रोटोकॉल है किधर, अच्छा, लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू वेयर इज क्योटो लोकेटेड विदाउट सर्चिंग ऑन गूगल? Kyoto is a famous city. I just want to know in which. Yes, Miss Musfira. It's Japan. Thank you so much, Miss Musfira, and you are totally right. Yes, Kyoto is a city that is located in Japan, and it's very beautiful. अगर आप लोगों का इत्तेफाक हुआ in the future, and I really pray that you get to visit Japan. So do not just visit Tokyo, visit Kyoto, visit Osaka, and other cities as well. अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो आप थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के ऊपर देखें तो वो ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, यूएनएफसीसीसी इसको लेकर आई थी, और जो ये प्रॉपरली इसके ऊपर अमल दरामद स्टार्ट हुआ था, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई थी, वो 2005 के अंदर हुई थी। और इसे हमारे पास इसको ऐसे कंसीडर किया जाता है कि ये हमारे पास वो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसने इम्पोज किया था कि लीगल बाइंडिंग आपके पास जो ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन टारगेट्स हैं आप उसको प्रॉपरली अप्लाई करो। आप अप्लाई करो प्रिंसिपल को, कौन सा प्रिंसिपल? कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, के सबका जो मकसद है वो कॉमन है, एक है, कॉमन एक मकसद है, लेकिन हर एक्टर की, हर नेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज कंपेयर टू अदर नेशन, एज कंपेयर टू अदर स्टेक होल्डर, एज कंपेयर टू अदर एक्टर, वो डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये था कि आपके पास जो ऑब्लिगेशंस थी, कि आपके पास कि एक कंट्री ने या एक नेशन ने ये फॉलो करना है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस के ऊपर फोकस करती थी। हालांकि जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, जिसके अंदर उस वक्त चाइना भी शामिल था, इंडिया भी शामिल था, जो कि एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए थे, उनके ऊपर कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं था। तो ये हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस का स्टांस भी आ रहा था, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी ये पूरा करना पड़ेगा। और इस ट्रीटी ने फिर एक तरीके से एक कलेक्टिव गोल बनाया था ग्रीन हाउस गैस एमिशन के ऊपर, कि उन्होंने ये कहा था कि 1990 तक जो आपके पास ग्रीन हाउस गैस लेवल थे, आप हमारा 2008 से 2012 के अंदर जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड है, हम उसके अंदर 5.2% की ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेंगे। और 2012 के बाद जो आपके पास 2020 तक का फेज था, जिसे हमारे पास दोहा अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि हम इसको मजीद कम करेंगे। लेकिन फिर 2012 से लेकर 2020 का जो ये सेकंड फेज था, इसके अंदर पार्टिसिपेशन कम से कम होती चली गई थी।
और फिर इसी के अंदर हमारे पास नई से नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर आपके पास एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था। अब अगर हम उस फाइनेंशियल मैकेनिज्म की बात करें तो फाइनेंशियल जो मैकेनिज्म इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे वो तीन हुए थे। एक हुआ था आपके पास सीडीएम, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एक है आपके पास ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, और एक है आपके पास एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। अगर हम सीडीएम की बात करें तो ये अलाउ करता है डेवलप्ड कंट्रीज को कि वो फंड करें एक तरीके से एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स को डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, और उसके इवज उनको एक कार्बन क्रेडिट के ऊपर ट्रेडेबल सर्टिफिकेट मिले, वो सर्टिफाइड हो जाएंगे। एंड ये बनाता है कि आपका जो पूरे की पूरी दुनिया है वो एक पहली मर्तबा लार्ज स्केल के तौर पे कार्बन ऑफसेट की मार्केट बन चुकी है। उसके बाद आता है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर अलाउ किया जा रहा था कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो क्रेडिट अर्न करेंगे किस तरीके से एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स लगाएं अगर वो अदर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रिया जो है इट इज अ डेवलप्ड कंट्री, वो आप कह लें क्रेडिट अर्न करना चाहते हैं, तो ऑस्ट्रिया जो है वो फिनलैंड के अंदर लेट सपोज प्लांटेशन प्रोजेक्ट लगाएगा तो उसको इसके इवज क्रेडिट्स मिल जाएंगे। ये जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही होती है। अब अगर हम बात करें एमिशन ट्रेडिंग के अंदर, तो एमिशन ट्रेडिंग जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक आर्किटेक्चर है कैप एंड ट्रेड का, जो बाद में जाकर मेच्योर हुआ था। अच्छा, आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि अगर आपको पता है कैप एंड ट्रेड स्कीम का, कैप एंड ट्रेड का पता है, जस्ट लेट मी नो अबाउट यस, नो, मे बी। हम इसको फिर आम अल्फाज के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मेजॉरिटी कैप एंड ट्रेड उन्होंने कहा है कि उनको नहीं पता। डोंट वरी, हम इसको थोड़ा सा आम अल्फाज के अंदर टच करेंगे। कैप एंड ट्रेड सिस्टम आपके पास एक वो मैकेनिज्म आया था जो कि फोकस था कि उसने ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो कि पूरी दुनिया के अंदर हो रही है एक लार्ज अमाउंट के अंदर, क्यों? क्योंकि आपका पूरा का पूरा कंट्रीज का फोकस है इकोनॉमी के ऊपर। तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रही है पूरी दुनिया के अंदर उसको लिमिटिसाइज करना है। अब वो लिमिटिसाइज किस तरीके से करेंगे? वो लिमिटिसाइज इस तरीके से करेंगे कि जो कंपनीज आलूदगी फैलाने के लिए, आलूदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उनको वो परमिट्स देंगे कि आपने हर साल इतने ज्यादा टन एमिशन कर सकते हो कार्बन की, इससे ज्यादा करोगे तो आपको फाइन पड़ेगा। या इस अगर आप इससे ज्यादा करना चाहते हो तो आप किसी और कंपनी से ट्रेड करो, आप किसी और कंपनी को पैसे दो, एंड वो कंपनी फिर आपको अपने क्रेडिट्स देगी। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। लेट मी हैव सी। ओके, ओके, सो दिस इज अ वाटर बॉटल, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज एन इंडस्ट्री। ये हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री है, एंड सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आलूदगी फैला रही है ये डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। अब इस सीमेंट इंडस्ट्री को ये कहा गया है कि आपने हर साल मैक्सिमम 45,000 टन कार्बन एमिशन कर सकते हो। 45,000 टन से ज्यादा कार्बन एमिशन नहीं कर सकते। 45,000 टन कार्बन एमिशन कर ली तो 45,000 टन कार्बन एमिशन करने के बाद नाउ अब आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब आपकी जो कार्बन एमिशन की लिमिट है वो प्रॉपर्ली खत्म हो चुकी है। अब अगर आप इससे ज्यादा करना चाहते हो तो आप एक तरीके से अपनी विंडो को थोड़ा सा ओपन करोगे। अब विंडो को ओपन करने के बाद आप किसी और इंडस्ट्री को पैसे दोगे, एंड वो इंडस्ट्री आपको अपने कार्बन एमिशंस देगी, कार्बन क्रेडिट्स देगी। लेट्स सपोज आपके पास आपकी जो एक तरीके से इंडस्ट्री बी है जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर है, वो कम एमिशन प्रोड्यूस करती है। उसने 30,000 करने होते हैं पर ईयर, लेकिन वो 15,000 कर रही है, तो उसके पास 50% कार्बन क्रेडिट्स अभी भी बचे हुए हैं। तो ये कंपनी सीमेंट इंडस्ट्री वो 50% कार्बन क्रेडिट्स खरीद लेगी पैसों के इवज। और अब जो ये 45,000 पहले कर रही थी, तो नाउ इट कैन प्रॉपरली एमिट 60,000 कार्बन एमिशंस पर 60,000 टन पर ईयर। तो दिस इज द कैप एंड ट्रेड सिस्टम। और इसके अंदर फिर आपके पास जो एमिटर्स होते थे जो कि रिड्यूस करते थे अपनी पोल्यूशन को, तो वो अपने जो सरप्लस परमिट्स होते थे उनको बाद में बेच भी सकते थे, जिसकी वजह से उनको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता था कि वो क्लीन टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बताइए कि नाउ डू यू अंडरस्टैंड कैप एंड ट्रेड सिस्टम, यस और नो?
Yes, Ms. Musfira, over to you. मिस मुस्फिर, आपका कोई सवाल है तो यू मे आस्क। नो वरीज, ओके। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैप एंड ट्रेड समझ आ चुका हो। नहीं आया होगा तो डू लेट मी नो। कैप एंड ट्रेड सिस्टम। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे पास एक और चीज आ जाती थी, वो ये था कि ग्लोबली इम्पैक्ट क्या था क्योटो प्रोटोकॉल का और क्या लिमिटेशंस आई थी। अब ग्लोबली पहला पहला जो आपके पास इम्पैक्ट था वो ये था कि आपके पास फेमस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने साइन किया था कि हम लोग इसका पार्ट बनेंगे, लेकिन जब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने प्रॉपरली रेटिफाई नहीं किया था, जिसकी वजह से कंसर्न्स आ गए थे कि यूएस का स्टांस था कि हम अपनी इकोनॉमी से ज्यादा किसी चीज को ज्यादा फरोग नहीं देंगे, हमारे लिए हमारी इकोनॉमी ज्यादा मैटर करती है। कनाडा ने प्रॉपरली फॉर्मली विथड्रू कर लिया था। उन्होंने कहा था कि हम फर्स्ट फेज तक वो प्रॉपरली थे, लेकिन सेकंड फेज के अंदर वो कनाडा पार्ट नहीं बना था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारी पास प्रॉपरली एबिलिटी नहीं है कि हम अपने टारगेट्स को पूरा कर सकें विदाउट फाइनेंशियल पेनल्टी। अगर हम बात करें मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज जो कि उस वक्त थी, फॉर एग्जांपल चाइना, इंडिया, ब्राजील, उन्होंने ये कहा था कि हम लोग एक तरीके से अपनी इकोनॉमीज को प्रॉपरली बढ़ा रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, हमारी एमिशन बढ़ती चली जा रही है। ये डेवलप्ड कंट्रीज का स्टांस था कि चाइना, इंडिया और ब्राजील के खिलाफ, लेकिन उनका कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है, तो इस वजह से हम लोग विड्रू कर रहे हैं। ये कनाडा और यूएस ने कहा था। और जो आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था, सीडीएम, वो अल्टीमेटली रजिस्टर हुआ, उसने किए थे हजारों प्रोजेक्ट्स, लेकिन उसको एक तरीके से क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स को इशू किया था जो कि प्रॉपरली रिप्रेजेंट जनरली नहीं कर रहे थे एडिशनल एमिशन रिडक्शंस को। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है, एंड नेक्स्ट स्लाइड यूजुअली सेज क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट। ये दो आपके पास जब भी आप इन्वायरमेंट के डोमेन के अंदर एंटर करते हो, जब भी आप यूएन के अंदर एंटर करते हो, और वो भी क्लाइमेट के डोमेन के अंदर, सबसे ज्यादा बात इनके ऊपर की जाती है। सो व्हाट इज दिस पेरिस एग्रीमेंट? यस और नो? मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा। मैं बहुत दफा इसको बता चुका हूं, लेकिन आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू गाइस, डू यू नो व्हाट्स पेरिस एग्रीमेंट? फिर मैं इसकी लाइक एक तरीके से इंट्रोडक्शन की बजाय मैं इसको थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करूंगा, बट आई वांट टू नो, डू यू नो अबाउट द पेरिस एग्रीमेंट? आपके पास आइडिया है? नहीं है तो डोंट वरी, आई इट इज माय ड्यूटी, इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू प्रॉपर्ली टेल यू गाइस व्हाट इज पेरिस एग्रीमेंट। ओके, पेरिस एग्रीमेंट हमारे पास 2015 के अंदर यूएन ट्रिपल सी ने, जस्ट अ मिनट, आई हैव अ कॉल। ओके, सो अगर हम पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमारे पास ये 2015 के अंदर आया था और ये यूएन ट्रिपल सी के अंडर आता है। अब इस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर एक मजे की बात ये है कि ये दिसंबर 2015 के अंदर अडॉप्ट हुआ था कॉप 21 के अंदर, लेकिन इसको पूरा एक साल लगा था लगभग कि ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर आए। और पेरिस एग्रीमेंट ने क्योटो प्रोटोकॉल को प्रॉपरली एक तरीके से रिप्लेस कर दिया था। और इसके अंदर 196 पार्टीज उस वक्त आई थी, और उन्होंने अपने अपने ये कहा गया था कि वो अपने अपने नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस निकालें, एनडीसीज। अब एनडीसीज आपके पास एक सेल्फ डिफाइंड क्लाइमेट एक्शन प्लान होता है जो कि एक तरीके से हर 5 साल के बाद रिव्यू किया जाता है, उसको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। उसको हर 5 साल के बाद उसके प्रोग्रेस को देखा जाता है, उसके गोल्स को सेट किया जाता है, उसके अंदर नए से नए प्रोजेक्ट्स की एडिशन होती है। तो ये जो आपके पास पेरिस एग्रीमेंट था, इसका एक लॉन्ग टर्म गोल है। इसका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो ये है कि आइडियल जो गोल है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी आपकी जो अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंक्रीज ना हो, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कम ही रहे। ये इसका आइडियल टेम्परेचर गोल है। इस अकॉर्डिंग टू यूएन ट्रिपल सी कि अगर आपकी जो जितनी भी नेशन है उन्होंने 1.5 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर
के मार्कअप को अचीव कर लिया और उससे ज्यादा इंक्रीज कर लिया तो आपने एक और लिमिट निकाली थी। अब उस लिमिट को जो कहा जाता है वो कहा जाता है 2 डिग्री सेल्सियस, कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आपने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना अर्थ का टेम्परेचर। एंड यूएन के मुताबिक अगर हमने ये सेकंड थ्रेशोल्ड को भी पार कर लिया, सो वी हैव थर्ड एंड लास्ट थ्रेशोल्ड, दैट इज 3 डिग्री सेल्सियस। कि अगर हमने 3 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर लिया बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, सो वी विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ द डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज जो कि लीथल होंगे, जो कि फेटल होंगे हमारे लिए। करंट जो हमारा स्टेटस है पर ईयर, वो पूरी दुनिया के अंदर आपका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट जगहों के ऊपर 2.3 से 2.8 डिग्री सेल्सियस के अंदर इंक्रीज हो रहा होता है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने 2 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर का जो मार्कअप है, थ्रेशोल्ड है, वो हमने तजावुज कर लिया, हमने उसको इंक्रीज कर लिया। और सारा का सारा जो यूएन का काम है वो ये है कि हम 2 डिग्री सेल्सियस से कम करें टेम्परेचर। हम 1.5 को अचीव नहीं कर सकते, बट 2 डिग्री सेल्सियस से कम करें। तो ये सारा का सारा हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट का एक मेजर प्राइमरी गोल है। अब इसके अंदर फिर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या कुछ सॉरी प्रॉब्लम्स की जगह प्रोविजंस आ जाती हैं। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन है सबसे पहले आपका 100 बिलियन गोल। जब ये स्टार्ट हुआ था 2020 के अंदर, ये कहा गया था कि डेवलपिंग कंट्रीज के क्लाइमेट एक्शन के लिए हम लोग हर साल डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो मिलजुल कर $100 बिलियन दिया करेंगे। और ये एक तरीके से टारगेट जो था वो कोपेनहेगन के अंदर सेट हुआ था, COP15 के अंदर, लेकिन इसको फॉर्मलाइज किया गया था COP21 के अंदर, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। उसके बाद फिर हमारे पास एक और आया था, वो था आर्टिकल 6, जो कि फोकस करता था कार्बन मार्केट्स के ऊपर। हम लोगों ने थोड़ा सा कार्बन मार्केट्स को भी टच कर लिया था, और ये फोकस कर रहा था इंटरनेशनल कॉपरेशन के फ्रेमवर्क के ऊपर, कि कार्बन मार्केट्स के ऊपर भी आपके पास एक इंटरनेशनल कॉपरेशन का फ्रेमवर्क होना चाहिए। फिर आपके पास आता था आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लाइमेट फाइनेंस की डोमेन को प्रॉपरली एक तरीके से उसकी माँ है। किस तरीके से? कि आर्टिकल 9 जो है वो ये कहता है कि आपकी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लागू करते हैं, वो रिक्वायर करते हैं कि वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रोवाइड करें। किसको प्रोवाइड करें? डेवलपिंग कंट्रीज को। और फिर वो रिपोर्ट करें कि किस तरीके से फाइनेंस उन्हें मिला है, और डेवलपिंग कंट्रीज किस तरीके से फाइनेंस प्रोवाइड करें, और फिर वो फाइनेंस किस तरीके से मोबिलाइज हो रहा है। दिस इज आर्टिकल 9। एंड इस आर्टिकल 9 के ऊपर क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर आपके इंटरनेशनल जो आपके पास ये नेगोशिएशंस होते हैं उसके ऊपर लड़ाई हो रही होती है, कि ये डेवलपिंग कंट्रीज का स्टांस है कि हम पैसे नहीं देना चाहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज का, डेवलपिंग कंट्रीज का स्टांस है कि हम पैसे लेना चाहते हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज ही देंगे तो वो देंगे। फिर हमारे पास एक और आती है, दैट इज जीएसटी, फुल फॉर्म ग्लोबल स्टॉक डे। अब एक ग्लोबल स्टॉक डे जो है ये हमारे पास 5 साल रिव्यू प्रोसेस है, जो कि एक तरीके से सबसे पहले COP28 के अंदर इसकी बात की गई थी। COP28 कहाँ पे हुई थी? दुबई के अंदर, यूएई के अंदर। और COP28 के बाद इस जीएसटी के अंदर इंक्लूड किया गया था कलेक्टिव प्रोग्रेस के पेरिस एग्रीमेंट के गोल को पूरा करने के लिए हम लोग अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक डाउन करेंगे जीएसटी के अंदर। हर 5 साल के बाद जीएसटी की रिपोर्ट लॉन्च हुआ करेगी, और उस ट्रैकिंग प्रोग्रेस के अंदर, ट्रैकिंग रिपोर्ट के अंदर हम लोग फाइनेंशियल फ्लोज को भी देखेंगे। तो जब ये करंट जीएसटी रिपोर्ट है उसके अंदर आपके पास फर्स्ट जो फाइनेंशियल फ्लो है उसकी भी नॉलेज है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए समझना। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, लेट मी, तो हमारे पास आता है आपके एनडीसीज एंड द ग्लोबल स्टॉक टेक। हम लोगों ने थोड़ा सा टच किया था, अब हम इसको थोड़ा सा और ज्यादा टच कर लेते हैं। तो आपके ये जो एनडीसी और स्टॉक टेक का साइकिल है ये बहुत ज्यादा एक तरीके से ऑपरेशनलाइज सिस्टम है पेरिस एग्रीमेंट का। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास वो मैकेनिज्म है जिसके अंदर आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रैक कर रहे होते हैं सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फ्लो को। क्यों? क्योंकि एनडीसीज के अंदर आपके जितने भी कंट्रीज हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट की नीड्स को, अपने प्रायोरिटी सेक्टर्स को स्पेसिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान अपनी एनडीसी रिपोर्ट के अंदर स्पेसिफाई कर देगा कि उसको इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो इसको इस सेक्टर में चाहिए और इस तरह से चाहिए। इसके पास, आपके पास इसका एक 4 स्टेप साइकिल होता है। सबसे पहले आप सेट करते हो, सेट क्या करते हो कि कंट्री जो है वो अपनी एनडीसी रिपोर्ट को सबमिट करवाता है। एनडीसी रिपोर्ट आपकी क्या है? एक सेल्फ डिफाइंड एमिशन टारगेट जो कि सपोर्ट करती है आपकी पॉलिसीज को। सेट के बाद आप फाइनेंस की तरफ जाते हो। अब फाइनेंस के अंदर क्या है? फाइनेंस के अंदर ये है कि आप जो है वो एक तरीके से एनडीसीज जो है वो इंक्रीजिंगली बहुत तेजी से क्वांटिफाई कर रहे होते हैं। क्वांटिफाई किसको करेंगे? आपकी इन्वेस्टमेंट नीड्स को। फिर क्वांटिफाई करने के बाद अब वो पाइपलाइन बनाएंगे, ऐसी पाइपलाइन जिसके अंदर
आपके पब्लिक पब्लिक प्राइवेट और प्राइवेट फाइनेंस के टारगेट्स को आप आइडेंटिफाई करोगे। ब्लेंडेड से मुराद ये होता है कि आपके इसके अंदर मिक्सचर होगा, इसके अंदर थोड़ा सा पैसा पब्लिक सेक्टर से आएगा और थोड़ा सा पैसा जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आएगा। एंड फिर आप बात करते हो स्टॉक टेक के ऊपर कि हर 5 साल के बाद जो नेक्स्ट अब जो स्टॉक टेक आएगी वो आपके पास आएगी 2033 कॉप 33 के अंदर। तो इसके अंदर जो नेगोशिएटर्स हैं वो असेस करेंगे कलेक्टिव प्रोग्रेस 1.5 डिग्री सेल्सियस के पाथवे के ऊपर। और फिर आपके पास आता है रेचिट मैकेनिज्म। अच्छा, रेचिट मैकेनिज्म क्या है? रेचिट मैकेनिज्म आपके पास ऐसा मैकेनिज्म है जो एक तरीके से प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई हुआ था, डिफाइन हुआ था स्टॉक टेक रिपोर्ट के थ्रू। एंड ये कहा गया था कि इसके अंदर कंट्रीज जो है वो सबमिट करें अपनी एनडीसी रिपोर्ट को, ताकि इससे उनकी कमिटमेंट्स स्ट्रेंथन हो सके। और जब इससे उनकी कमिटमेंट्स स्ट्रेंथन हो रही हैं तो एक तरीके से वो एक्सपेंड भी करें अपने नेशनल नेट जीरो टारगेट्स को। अब वो नेशनल नेट जीरो टारगेट्स को किस तरीके से एक तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं? वो एक्सपेंड कर सकते हैं बाय मेकिंग करंट प्लेजेस कि अब वो अपने जो एक तरीके से नए टारगेट्स हैं वो उनको अपने नए टारगेट्स को मॉडिफाई करें। मॉडिफाई किस सेंस में करें? मॉडिफाई करें कि अब वो 2030 के ईयर को मत देखें कि ये हम लोगों ने अपने गोल्स 2030 के ईयर को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर्ली खत्म करने हैं। अब वो फोकस करें कि हमारा जो नए गोल्स हम लोगों ने सेट करने हैं वो 2035 तक के ईयर को फॉलो अप करें। तो ये है हमारे पास फोकस एनडीसीज और ग्लोबल स्टॉक टेक के अंदर। सो अब अगर हम बात करें कार्बन प्राइसिंग एंड यूरोपियन यूनियन की एमिशन ट्रेडिंग स्कीम के ऊपर या एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, तो हमारे पास कार्बन प्राइसिंग जो है वो एक तरीके से मॉनेटरी कॉस्ट है। मॉनेटरी कॉस्ट किसके ऊपर है? मॉनेटरी कॉस्ट है आपकी जीएजीज एमिशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप एक तरीके से इंटरनलाइज कर रही होती हो। क्या इंटरनलाइज कर रही होती हो? आप इंटरनलाइज कर रही होती हो कि आपके पास क्या चीज है हिस्टोरिकली जो फ्री एक्सटर्नैलिटी है। इसके अंदर आपके पास दो मॉडल्स आते हैं, एक कैप एंड ट्रेड जो कि हम लोगों ने सीख लिया, और दूसरा है कार्बन टैक्स कि इसके अंदर आप टैक्सेशन करते हो कार्बन की। आप एक फिक्स्ड प्राइस लागू कर देते हो कि पर टन कार्बन एमिशन के ऊपर आपको इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और फिर आपके पास अगर हम कार्बन प्राइसिंग से हटकर डिस्कस करें तो आपके पास आता है यूरोपियन यूनियन का ईटीएस। यूरोपियन यूनियन का ये जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है ये लॉन्च हुआ था 2005 के अंदर। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा तवील चलने वाला कार्बन मार्केट का सिस्टम है, जिसके अंदर एक तरीके से जो रेफरेंस मॉडल है वो ग्लोबली कंप्लायंस प्राइसिंग का रेफरेंस मॉडल है, और इसको एक तरीके से रेफरेंस मॉडल के तौर पे भी कंसीडर किया जाता है बाकी कंट्रीज के अंदर। अच्छा, अब हम एक सवाल पैदा होता है कि यूरोपियन यूनियन का ये जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है किस तरीके से काम करता है। तो ये जो हमारे पास यूरोपियन यूनियन का एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है, सबसे पहले ये एक तरीके से एक एनुअल कैप को बनाएगा। अब वो एनुअल कैप जो है वो प्रॉपर्ली सेट करेगा कि टोटल अलाउंसेस आपको कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कि पैसा जो है अवेलेबल सेक्टर्स के अंदर वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि पैसे के अलावा आपकी एमिशंस कहाँ से आ रही हैं? पावर जनरेशन से आ रही है आपके पास, आपकी एमिशंस हैवी इंडस्ट्री से आ रही है, एविएशन से आ रही है। और इस तमाम एमिशंस को क्या कहते हैं क्वांटिफाई करने के बाद, मेजर करने के बाद ये कहा गया था कि 40% जो यूरोपियन यूनियन की एमिशंस हो रही हैं वो इन सेक्टर से हो रही हैं, पावर जनरेशन, हैवी इंडस्ट्री, एविएशन। कंपनीज को कहा गया था कि वो एक अलाउंस लाजमी सरेंडर करें। अलाउंस से मुराद ये है कि एक जो है एक बार वो इन्वेस्टमेंट करें लाजमी, हर जो वो टन प्रोड्यूस कर रही होती है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की। और अलाउंस जो है वो फिर बाद में लगातार इंक्रीज होते चले जाएंगे, ऑक्शन किए जाएंगे, रादर देन कि हम उनको पहले फ्री में दें। शुरुआत में अलाउंसेस को पहले फ्री में दिया जा रहा था और कंपनीज पैसे दे रही थी, लेकिन फिर बाद में अलाउंसेस की प्राइस को बढ़ा दिया गया था। आपके अगर आप एक किसी कंपनी को बॉन्ड चाहिए तो वो फ्री की बजाय पैसे देगा और ज्यादा देगा, उसकी एक फी होगी। अच्छा, अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल इम्पैक्ट की, तो इसके अंदर हमारे पास क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट आया था? फाइनेंशियल इम्पैक्ट इसके अंदर आया था कि कार्बन प्राइसेस जो थी वो यूरोपियन यूनियन के ईटीएस मैकेनिज्म के अंदर सबसे ज्यादा आप कह लें उन्होंने वॉलेटिलिटी को शो किया था कि जो आपके पास सिंगल डिजिट यूरो थे पर टन, फॉर एग्जांपल कि 2022 से लेके 23 तक आपकी जो प्राइसेस थी पर टन कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन की, वो थी 80 से 90 यूरो। कि आपको
लेट सपोज आपकी कंपनी ने 5 जो टन है कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन वो रिलीज की है पर साल, पर ईयर, तो आपको एक तरीके से 400 से 450 यूरो देने थे इस पूरे के पूरे एमिशन को कंट्रोल करने के लिए इन द ईयर ऑफ 2022 से 2023। बाद में जाकर इसकी जो प्राइस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई थी कि 2024 और 25 के अंदर क्योंकि आपके पास आपके एनर्जी मार्केट्स स्टेबलाइज हो गई थी, वो प्राइस कम हो गई थी। अब प्राइस क्या थी? वो प्राइस हो गई थी 60 टू 75 रेंज, कि अब आपकी कंपनी को 300 से लेके इफ आई एम नॉट रॉन्ग 375 यूरो का आपने पैसे देने होंगे। और ऑक्शन रेवेन्यू के अंदर ये प्राइस थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज होती चली जाती थी कि कंपनीज भारी तौर तरीके से इन्वेस्टमेंट करते थे कि वो ये चाहते थे कि वो कार्बन एमिशंस की जो उनके बॉन्ड्स होते थे वो लाजमी एक भारी अमाउंट में ले लें, कि भारी अमाउंट में जब वो कार्बन एमिशन के बॉन्ड्स ले लेंगे तो अब जाकर एक कंपनी जो पहले 5,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन करती थी, चूंकि अब उसके पास बहुत ज्यादा बॉन्ड्स हैं, अब उसे कोई परवाह नहीं है कि इन्वायरमेंट खराब हो रहा है या नहीं हो रहा। उसने पैसे दे दिए थे पहले क्या कहते हैं ऑक्शन के अंदर, तो अपने पैसों को पूरा करने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए वो एमिशन ज्यादा इंक्रीज कर देगा, इकोनॉमी को बढ़ा देगा, प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ये था आपके पास फाइनेंशियल इम्पैक्ट। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले तो आपके पास आता है सीबीएम। सीबीएम को मैंने थोड़ा सा आपके सामने बता दिया था शुरुआत के अंदर, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलें तो सीबीएम जो आपके पास है वो एक तरीके से एक्सटेंड करते हैं। किस चीज को एक्सटेंड करेगा? एक्सटेंड करेगा कार्बन प्राइसिंग को यूरोपियन यूनियन से के बॉर्डर से परे, और इसी वजह से फिर हमारे पास थोड़ी सी आप कह लें प्रॉब्लम आ रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज सीबीएम को कबूल नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इसका जो सिंपल पर्पज है वो ये है कि कार्बन लीकेज को प्रिवेंट किया जाए, लेकिन ये फायदा भी सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन की इंडस्ट्रीज को पहुंचा रहा है या यूरोपियन यूनियन के ईटीएस मैकेनिज्म को पहुंचा रहा है। और डेवलपिंग कंट्रीज का ये स्टांस है कि जब आपने अपने लिए ही बनाया है तो व्हाई आर यू ट्राइंग टू स्प्रेड सीबीएम इनटू डेवलपिंग कंट्रीज, कि हमारे लिए उतना ज्यादा फायदा नहीं है, आपके लिए सबसे ज्यादा फायदा है, तो आप इसे क्यों हमारे बाउंड्रीज तक लेके आना चाह रहे हैं, हमारे कंट्री के अंदर इसको फैलाना चाह रहे हैं। अब अगर हम इसके फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर देखें तो इसके अंदर हमारे पास 3 इम्प्लीमेंट्री फेज थे। सबसे पहला था ट्रांजिशनल फेज, जिसके अंदर ही कहा गया था कि आपके पास जो इम्पोर्टर्स हैं वो रिपोर्ट करें कि वो अपने गुड्स को यूरोपियन यूनियन तक लेके आने के लिए कितना ज्यादा उनको एमिशन लगती हैं, और जब वो इसको रिपोर्ट कर देंगे तो इसके ऊपर उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये था टिल 2023 से लेके 2025 तक। फिर आता था आपके पास 2026, दैट इज डेफिनेटिव फेज, और डिफाइनेटिव फेज के अंदर उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपके पास जो इम्पोर्टर्स हैं अब वो सीबीएम सर्टिफिकेट्स को परचेज करें यूरोपियन यूनियन की आइडेंटिफाइड ऑथेंटिक आप कह लें इंडस्ट्रीज से या ऑफिस से या सर्टिफाइड बॉडी से, सर्टिफाइड बॉडी इज द करेक्ट वर्ड, सॉरी। अब जब वो परचेज करेंगे सीबीएम सर्टिफिकेट्स तो उनको एक तरीके से फायदा हो जाएगा कि वो अपने इंपोर्ट्स को मजीद लेकर आ सकते हैं एंड अच्छे तरीके से वो बिजनेस कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। और अभी जो इसका एक ऑन गोइंग सेक्टर है वो है कि ये अपना सीबीएम मैकेनिज्म को फैलाना चाह रहे हैं। ये फैलाना चाह रहे हैं आयरन एंड स्टील सेक्टर के अंदर, स्टील इंडस्ट्री के अंदर, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के अंदर, फर्टिलाइजर्स के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर भी। और राइट नाउ अगर हम इम्पैक्ट की बात करें जो ग्लोबल फाइनेंस के ऊपर है, ट्रेड के ऊपर है, तो सीबीएम जो है, सीबीएम जो है वो इफेक्टिवली एक तरीके से यूरोपियन यूनियन की कार्बन प्राइसिंग को लेके जा रहा है ग्लोबल ट्रेड वेरिएबल के अंदर, कि इसके अंदर एक्सपोर्टर्स जो थे यूरोपियन यूनियन के लिए वो अब कार्बन कॉस्ट को फेस कर रहे हैं, ऐसी कार्बन कॉस्ट जो कि प्राइसिंग और कंपेटिटिवनेस को लेकर आ रही है। और एक तरीके से अगर हम बात करें तो सीबीएम इज प्रूविंग बेनिफिशियरी फॉर यूरोपियन यूनियन, बट इट कम्स विद अ प्राइस, कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो सीबीएम को फॉलो अप करना चाहते हैं तो उनके जो वहां पर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, उनको फाइन ज्यादा देना पड़ेगा। सो दिस इज द मेजर थिंग एंड दिस इज द मेजर आप कह लें रूलिंग जो कि सीबीएम को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए खतरनाक बनाती है। एंड अभी भी हमारे पास इसके ऊपर बहुत ज्यादा आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जो कहते हैं कि सीबीएम नहीं होना चाहिए एंड जो कहते हैं कि सीबीएम डेवलपिंग कंट्रीज के लिए होना चाहिए। कुछ कहते हैं कि सीबीएम सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन यूनियन तक ही आए, वो यूरोपियन यूनियन से ना बढ़े आगे।
अब अगर हम मजीद आगे बात करें तो हमारे पास आता है आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट का, जो कि है हमारे पास किसके ऊपर, कार्बन मार्केट्स के ऊपर। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 6 के ऊपर, तो आर्टिकल 6 के अंदर हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट का ये इनेबल करता है कि आपके पास जो हर कंट्री है वो कॉपरेट करे खुद से, कि वो अपनी एनडीसीज को अचीव कर सके। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं कार्बन ट्रेडिंग को, और इसके अंदर आपकी पेरिस रूल बुक भी आ गई है जो कि कार्बन मार्केट्स के ऊपर लाजमी फोकस है। और इससे बहुत साल लगे थे पेरिस रूल बुक को बनाने के अंदर, और ये कंप्लीट हुई थी फाइनली कॉप 29 के अंदर, जो कि बाकू के अंदर हुई थी। अब अगर हम बात करें तो इसके 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 6.2, 6.4, 6.8, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात की जा रही होती है। आर्टिकल 6.2 के अंदर बात की जा रही होती है कि आपके पास जो बायलैटरल और कोऑपरेटिव ट्रेडिंग है, मतलब कि आपके पास जो आईटीएमओज हैं, इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स, जो कि एक तरीके से आपके मिटिगेशन रिजल्ट्स जो हैं, जो दो कंट्रीज के दरमियान में प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं, उनका जो एक ऑल टुगेदर रिजल्ट निकलता है, ऑल टुगेदर प्रोग्रेस निकलती है, वो लाजिम मलजूम तौर पे कबूल होनी चाहिए इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, और उसके इवज उनको इंसेंटिव्स देने चाहिए दोनों कंट्रीज को। आर्टिकल 6.4 के अंदर ये कहा गया था कि आपके पास यूएन की सुपरवाइज्ड कार्बन क्रेडिटिंग मैकेनिज्म मौजूद होना चाहिए, जो इंटेंड करे कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो जिसके अंदर हमारे पास सीडीएम का एरा था वो अब भी फॉलो अप हो, एंड उस सीडीएम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को अभी भी फैलाया जाए, लेकिन उसके अंदर नए स्ट्रॉन्गर सेफ गार्ड्स स्टैंडर्ड्स को लेकर आया जाए। कि सीडीएम जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर हम लोगों ने देखा था, हम उसी को फॉलो अप करें, लेकिन इस सीडीएम को नए सेफ गार्ड्स के साथ, नए टारगेट्स के साथ लॉन्च किया जाए। आर्टिकल 6.8 के अंदर ये कहा गया था कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए नॉन मार्केट कॉपरेशन के अंदर, जिसके अंदर हम इंक्लूड कर सके कैपेसिटी बिल्डिंग को, फाइनेंस को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को कंट्रीज के दरमियान में, वो कंट्रीज जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते कार्बन ट्रेडिंग के अंदर। अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये सब चीजें हम लोगों ने फॉलो अप की हैं आर्टिकल 6 के अंदर। आर्टिकल 6 किसका? पेरिस एग्रीमेंट का। अब अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास एक सवाल पैदा होता है कि आपके पास कौन सा क्लाइमेट फाइनेंस का सबसे एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर है। तो उसका जो जवाब आता है वो आपके पास आते हैं, तीन आपके पास आर्किटेक्चर है, तीन आपके पास मैकेनिज्म्स है, तीन आपके पास बॉडीज हैं। एक है आपके पास ग्रीन क्लाइमेट फंड, एक है आपके पास लॉस एंड डैमेज फंड, एक है आपके पास एडेप्टेशन फंड। अब अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें ओवरऑल, तो ये जो है ये एक मल्टीलेटरल फंड्स के चैनल्स हैं जो कि क्लाइमेट फाइनेंस को फोकस करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर ये एक लार्जेस्ट डेडिकेटेड क्लाइमेट फंड है, यूएनएफसीसीसी के अंदर आता है, और ये मिटिगेशन और एडेप्टेशन दोनों के प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करता है डेवलपिंग कंट्रीज के, और गारंटी ये देता है, ग्रांट्स देता है, लोन्स देता है, जो कि हम लोगों ने मैकेनिज्म्स की बात की थी, गारंटी, लोन्स और ग्रांट, कि ये एक तरीके से प्राइवेट जो को इन्वेस्टमेंट आ रही होती है आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर, उसको कम से कम करे। कि जो प्राइवेट आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके से वो इंटरेस्ट भी ले रहे होते हैं, तो उस इंटरेस्ट को कम करने के लिए जीसीएफ आपको पैसे देता है। फिर आपके पास आता है लॉस एंड डैमेज फंड। ये ऑपरेशनलाइज हो रहा था कॉप 27, कॉप 28 के एग्रीमेंट के अंदर, और एक तरीके से अब ये कंपेंसेट करता है कि जो मोस्ट वल्नरेबल क्लाइमेट कंडीशंस हैं, वो एक तरीके से क्लाइमेट इम्पैक्ट्स के से जो दो चार होती हैं उनको कंपेंसेट करें। उसके बाद आता है एडेप्टेशन फंड। ये एक क्योटो प्रोटोकॉल के एरा से हमारे पास फंड आ रहा है जो कि फाइनेंस करता है कि जो ऑन गोइंग स्ट्रॉन्गर एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर उनको पैसे दिए जाए, जो एडेप्टेशन के ऊपर फोकस है। फिर अगर हम इसके अंदर मजीद देखें तो हमारे पास एक गोल भी आता है। अब उस गोल का क्या नाम है या उस गोल को किस तरीके से देते हैं, तो उस गोल के अंदर हमारे पास आता है कि 2035 का जो टारगेट है वो 1.3 ट्रिलियन पर ईयर का है, कि हम लोग 2035 के एरा के अंदर जब हम एंटर होंगे तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स हम उस साल देंगे, जो फोकस करेगा पैसों को तमाम सोर्सेज से, पब्लिक सोर्सेज, प्राइवेट सोर्सेज, बायलेटरल सोर्सेज और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक सोर्सेज से भी। और ये सारा का सारा जो पैसा है ये अब बाकू टू बेलम रोड मैप के अंडर आएगा। तो अब अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें एंड थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ें, तो हमारे पास आएगा एक और चीज जिसे हम लोग नाम देते हैं यूरोपियन यूनियन का ईटीएस। यूरोपियन यूनियन का ईटीएस, थोड़ा सा हम इसको मजीद डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ये 2 दिहाइयां हो गई हैं इसको, इसकी लॉन्च से लेकर अभी तक। इसके अंदर सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा बात करें तो वो ये है कि
आपका जो अप्रोक्सीमेटली एनुअल ऑक्शन रेवेन्यू है जो कि यूरोपियन यूनियन की मेंबर स्टेट गवर्नमेंट से आता है वो बहुत ज्यादा है, एंड इट इज अराउंड 30 to 40 बिलियन यूरोस पर ईयर। फिर 50% अराउंड आपकी जो अप्रोक्सीमेट रिडक्शन होती है एमिशन के अंदर वो ये ईटीएस कवर करता है, एंड ये जो आपके पास रिडक्शन आ रही होती हैं ये पावर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से आ रही होती हैं। 30 to 40 बिलियन डॉलर की जो हमारे पास ये फंडिंग आ रही होती है ये यूरोपियन यूनियन के इनोवेशन फंड और मॉडर्नाइजेशन फंड से आ रही होती है जो सपोर्ट करता है लो कार्बन टेक्नोलॉजी और एनर्जी ट्रांजिशन को। ये थी इंपॉर्टेंट चीजें। और ईटीएस जो है वो एक तरीके से एक क्रेडिबल ग्रेजुअल टाइटनिंग एमिशन कैप सिस्टम है जो कि क्रिएट हुआ था एक तरीके से कि ये एक ड्यूरेबल प्राइस सिग्नल दे जो रीएलोकेट करे कैपिटल को, कि वो कैपिटल डिकार्बनाइजेशन की तरफ जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो अब अगर हम थोड़ा सा मजीद आगे बढ़े तो हमारे पास एक और केस स्टडी आती है। अब वो केस स्टडी एक तो हमारे पास यूरोपियन यूनियन की एटीएस की होगी, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम की होगी। अब जो दूसरी केस स्टडी है दैट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड, कि ये क्यों जरूरी है। सो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है हमारे पास ये इलस्ट्रेट ये दिखाता है या ये हमें बताता है कि किस तरीके से जो आपकी पब्लिक या कंसेशनल कैपिटल है वो स्ट्रक्चर होता है, कि ये अट्रैक्ट करता है प्राइवेट को इन्वेस्टमेंट को जो क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के अंदर आ रही होती है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो इसके अंदर आपके पास सब सहारन अफ्रीका का सोलर मिनी डेजर्ट आ सकता है। आपके पास पाकिस्तान के जितने भी ग्रीन क्लाइमेट फंड्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए। और सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो ग्रीन क्लाइमेट फंड के वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया दोनों में है। तो अब ये काम किस तरीके से करता है, ये एक तरीके से ग्रांट्स लोन्स इक्विटी गारंटीज को लेता है ताकि डी रिस्क प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो हमारे पास स्ट्रगल आ रही होती है प्राइवेट कैपिटल की वो कम हो सके। ये टारगेट करता है कि आपके पास 50-50 फंडिंग जाए, कि 50% आपकी जो फंडिंग है वो एमिशन में जाए मिटिगेशन के टारगेट को फोकस करे, और 50% आपकी जो फंडिंग है वो एडेप्टेशन के ऊपर फोकस करे। ये डिसबर्स करता है एक्रेडिटेड एंटिटीज को। अब एक्रेडिटेड एंटिटीज कौन सी हो सकती हैं, वो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, वो एमडीबीज हो सकते हैं, वो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हो सकती हैं, रादर देन कि वो डायरेक्टली पैसे दें गवर्नमेंट्स को। और इसके अंदर ये ऑपरेट करता है कि किस डोनर कंट्री से वो फ्रेश कैपिटल ले, कितना ज्यादा उसका पूरा साइकिल का साइज होना चाहिए, एंड फिर डिटरमिन करता है कि किस तरीके से हम ये पूरे का पूरा पैसा जो है वो ईयर दर ईयर फेज पर फेज उस कंसर्न नेशन को दें। अब ये मैटर क्यों करते हैं, ये मैटर इसलिए करता है कि आपके पास जो जीसीएफ है वो उसका जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से इंक्रीज होता चला जा रहा है, उसका स्केल बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो फोकस है वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का रोड मैप है, कि हम जो है वो रादर देन सिर्फ सिंगल फंडिंग सोर्स के ऊपर रिलाई करें, हम लोग शिफ्ट करें टुवर्ड्स MDBs, towards bilateral finance, towards private capital, towards public grants as well। ये आपके जितने भी फाइनेंशियल लीडर्स हैं वो इनकाउंटर करें जीसीएफ के स्ट्रक्चर्स को, किसके थ्रू, ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू, फाइनेंस व्हीकल्स के थ्रू, को फाइनेंस करें अरेंजमेंट्स को जो कि डेवलपमेंट बैंक्स के साथ हो रही है। अब अगर हम एक और चीज को देखें इसके अंदर तो हमारे पास एक और चीज आएगी एंड वो थोड़ा सा अलग होगी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। वो पॉलिसीज जो टिल नाउ हम लोगों के पास फेल हो चुकी हैं, हम इसको भी देख लेते हैं। तो वो पॉलिसीज जो अभी तक हमारे पास फेल हो चुकी है, सबसे पहले आता है क्योटो नैरो स्कोप, कि ये सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड नेशंस के ऊपर फोकस था। क्योटो प्रोटोकॉल, और क्योटो प्रोटोकॉल का ये जो हमारे पास टोटल ये जो एमिटिंग सिस्टम था, ये फ्रेमवर्क था, ये एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर फोकस था, और इसने डेवलपिंग कंट्रीज को हटा दिया था। और यूनाइटेड स्टेट्स ने इसी वजह से साइन तो किया था लेकिन इसको रेटिफाई नहीं किया था, और कनाडा ने फिर 2012 के अंदर फॉर्मली वो पीछे हट गए थे। और ये जो ये स्ट्रक्चरल गैप था कि ये सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर फोकस होगा, इसको पूरा किया था, इसको इस गैप को पूरा किया था पेरिस एग्रीमेंट में, और तब जाकर फिर ये अडॉप्ट हुआ था एज ए यूनिवर्सल बॉटम अप मॉडल। ठीक है, अब अगर हम इसके ऊपर भी मजीद आगे बढ़े तो हमारे पास एक और चीज आती है जो है आपके पास कोपेनहेगन का एकॉर्ड, जो कि हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी। कोपेनहेगन का जो एकॉर्ड था वो एंटिसिपेट किया जा रहा था कि ये क्योटो प्रोटोकॉल का डायरेक्ट सक्सेसर बनेगा, लेकिन इसके अंदर नेगोशिएशंस कोलैप्स हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो
जा रही थी टुवर्ड्स नॉन बाइंडिंग, हालांकि जो इसका एक मेजर एम था, एजेंडा था, वो था कि ये बाइंडिंग एकड़ के तौर पे लेकर आए इसको। अब बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग में क्या फर्क है? बाइंडिंग के अंदर ये फर्क आता है कि बाइंडिंग जब आपके पास एक एंटिटी, एक आपके पास एकड़ हो जाता है, वो ये होता है कि आपको उसको फॉलो अप करना पड़ता है लाजम मलजूम। और नॉन बाइंडिंग के अंदर आपको रिलैक्सेशन दी जाती है, अगर आप फॉलो नहीं कर सकते तो आप अपने जो गोल्स है उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर सकते हो, आप अपने आप को अडेप्ट कर सकते हो। ये होता है नॉन बाइंडिंग और बाइंडिंग में फर्क। और इसकी भी कमी को पूरा किया था फिर हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट ने। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपके पास आता है ऑस्ट्रेलिया का कार्बन टैक्स रिपेल। जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया ने 2012 के अंदर कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया और फिर 2014 के अंदर इसको खत्म कर दिया। इसकी जो गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट जब चेंज हुई थी तो गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया था। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि दोबारा से फॉलो अप हो, जस्ट लाइक ट्रम्प। ट्रम्प आए तो उन्होंने इन्वायरमेंटल पॉलिसीज से पीछे हट गया। और ये किस वजह से आया था? ये आया था पॉलिटिकल रिवर्सिबिलिटी। जब आपके पास पॉलिटिकल चेंज देखने को मिलता है, जब आपके पास पॉलिटिकल चेंज देखने को मिलता है तो आपके पास जो अभी करंट एग्जिस्टिंग रनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो और अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर चलें तो आपके पास आता है कि कार्बन ऑफसेट मार्केट इंटीग्रिटी। जो आपके पास क्योटो प्रोटोकॉल था और जो आपके पास एक तरीके से कार्बन मार्केट्स की क्रेडिट्स थे, वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट एनालिसिस को भी फेस कर रहे थे। ये कहा जाने लग गया था कि इसके अंदर आपके पास जेन्युइन एडिशनलिटी लैग करती है। आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एमिशन रिडक्शन इम्पैक्ट को देख रहे होते हो। इसके जो इंटेग्रिटी कंसर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा है, एंड फिर उन इंटेग्रिटी कंसर्न्स को पूरा करने के लिए, उनको पैराग्राफ पर पैराग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए, उन इंटेग्रिटी कंसर्न्स को खत्म करने के लिए आपके पास आर्टिकल 6.4 की रूल बुक आई थी, डेट इज पेरिस रूल बुक, जो कि फोकस करती है कार्बन मार्केट्स के ऊपर। ये हमारे पास मेजर फोकस्ड कुछ फेलियर्स थे, एंड फिर उन फेलियर से हम लोगों ने सीखा था, एंड फिर हमारे पास जाके आया था पेरिस एग्रीमेंट। हमें फोकस करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि आपके पास पिछली दो कॉप्स के अंदर क्या चीज आपने देखने को मिली है, एंड हाउ डिड यू गाइस स्कोर। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे जस्ट एक सवाल है कि अकॉर्डिंग टू यू, डू यू थिंक कि कॉप 29 और कॉप 30 आपके पास एक विन थी या आपके पास एक लॉस था? Was it a win? Was it a loss? आप इसके अंदर न्यूट्रल भी लिख सकते हो कि neither it was a win, neither it was a loss. So guys, according to you, गलत बोलोगे या सही बोलोगे, इट्स अप टू यू। मैं नहीं जज करूंगा, मैं जस्ट आपकी एक राय लेना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है, कॉप 29 कॉप 30 एक आपकी जीत थी, आपकी हार थी, या न्यूट्रल? ओके, थैंक यू सो मच मिस मनाहिल, आपने कहा है कि इट वाज अ विन। थैंक यू। अपार्ट फ्रॉम मिस मनाहिल, इफ एनीवन वांट्स टू कंट्रीब्यूट, please do let me know about your views, and also not just me, your fellows as well. सिर्फ एक लफ्ज लिखना है आप लोगों को, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि क्यों, मैं जस्ट आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, विन, लॉस या न्यूट्रल? ओके, मिस साबरा कहती हैं कि न्यूट्रल, मिस्टर खिजर कहते हैं कि विन। ओके, आई एम गुड, इट्स गुड। अच्छा, अब अगर हम इसके ऊपर बात करें, मिस वनीजा कह रही न्यूट्रल, तो कॉप 29 के अंदर ये अडॉप्ट किया गया था कि आपके पास एनसीक्यूजी आएगा, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। इसके अंदर ये कहा गया था कि डेवलपमेंट फीस जो है वो हर साल एटलीस्ट 300 बिलियन डॉलर्स देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को बाय 2035। इसके अंदर फिर एंडोर्स किया गया था कि हम 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स के एम्बिशन को रेज करेंगे, और वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का जो हमारे पास सोर्स है वो आएगा फ्रॉम पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल भी। और फाइनलाइज किया गया था कि आपके पास जो आर्टिकल 6 की रूल बुक है, जिसे हम लोग पेरिस रूल बुक के नाम से कहा जाता है, जो इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स के ऊपर फोकस है, वो भी फोकस था, वो भी आपके पास एक विन थी। पेरिस, ये कॉप 29 के अंदर ये आपके पास विन्स थी। कॉप 30 के अंदर आपके पास
जितनी भी पार्टीज थी उन्होंने अडॉप्ट किया था बेलम पैकेज, जिसे अब नाम दिया गया था ग्लोबल म्यूटेराओ। म्यूटेराओ का मतलब होता है कलेक्टिव एफर्ट, जो फोकस था मिटिगेशन के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर। तमाम कंट्रीज ने एग्री किया था कि वो फाइनेंस को 2035 तक डबल कर देंगे, एंड उनकी जो पैसा था वो $100 बिलियन की बजाय रफली $120 बिलियन पर ईयर देंगे एडेप्टेशन के अंदर। फिर ये कहा जाने लग गया था कि जो आपके पास ग्लोबल गोल्स और एडेप्टेशन होंगे उसके अंदर हम लोगों ने 59 वॉलंटियर इंडिकेटर्स को बना लिया था। राइट नाउ टिल 2030 यूएन को जो हमारे पास एजेंडा है वो फोकस है एसडीजीज के ऊपर। तो और 2030 के बाद क्या आपके पास एसडीजीज ही होंगे? नहीं, सवाल है आपके पास नए गोल्स आएंगे। यही गोल्स होंगे लेकिन उनके साथ नए एडिशन हो जाएंगे, एंड उन गोल्स का नाम दिया जाएगा ग्लोबल गोल्स ऑन अडेप्टेशन, जीजीए। राइट नाउ यू हैव एसडीजीज। एसडीजीज से पहले हमारे पास थे एमडीजीज, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 8 थे। देन अभी हमारे पास एसडीजीज हैं जो कि 17 है। एंड 17 के बाद अब हमारे पास जो 2030 के बाद आएंगे वो हैं ग्लोबल गोल्स ऑन एडेप्टेशन, जीजीए। अब ये जो जीजीए है हमारे पास एक एक तरीके से जीजीए के हमारे पास 59 इंडिकेटर्स बन चुके हैं, और अभी भी मजीद इसकी हमारे पास इस कॉप के अंदर बनेंगे, इस आने वाली कॉप के अंदर। और ये कहा गया था कि हमारे पास ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलेटर लॉन्च किया गया था, ऐसा प्रोग्राम जो कि डिलीवरी देता है एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स की। और ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलरेटर के साथ बेलम मिशन दिया गया था, बेलम मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास कुछ विंस देखी गई थी कॉप 29 की और कॉप 30 की। अब अगर हम थोड़ा सा इसकी एक्सपेक्टेड आउटकम्स के ऊपर देखें तो हमारे पास 6 एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं। सबसे पहले आपके पास आता है कि आपने रोड मैप को डिलीवर करना है, आपने रोड मैप को प्रॉपरली कंप्लीट करना है, जो कि आप 3 साल से बना रहे हो, फ्रॉम कॉप 29 टू कॉप 31। इसके अंदर आप प्रॉपरली अपने रोड मैप को कंप्लीट करना चाहोगे, ये आपका सबसे पहला गोल है। उसके बाद आपके पास जो दूसरा है वो ये कि आप अपने एक तरीके से नए नेशनल क्लाइमेट प्लान्स को इन्वॉल्व लेकर आओ, जो कवर करें आपके पीरियड को, कि आप 2035 तक किस तरीके से अपने अपने आप की ट्रैकिंग करोगे अपनी प्रोग्रेस की। उसके बाद फॉसिल फ्यूल की ट्रांजिशन है, जिसके अंदर आप फोकस करोगे। जो आप लोगों ने कहा था कि हम लोग 2 वॉलंटरी ट्रांजिशन रोड मैप्स बनाएंगे, जिसके अंदर एक फॉसिल फ्यूल की फेजिंग आउट था, आप उसके ऊपर फोकस करोगे इसके अंदर। एंड फॉसिल फ्यूल की फेजिंग आउट आपने लास्ट कॉप के अंदर डिस्कस किया था। फिर आपके पास जो फोर्थ है वो ये है कि आप पैसिफिक और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की फाइनेंस के ऊपर बात करोगे। कॉप 31 के अंदर एक सेशन रखा जाएगा जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की क्लाइमेट फाइनेंस नीड्स को फोकस करेगा। उसके बाद आप कार्बन जो बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उसका डेफिनेटिव फेस बताओगे, जो कि एक तरीके से लिवाई करता है रिपोर्टिंग को, कि आपकी जो रिपोर्टिंग है वो एक्चुअल चार्जेस से स्टार्ट हो, एंड ये एक तरीके से ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस को रीशेप करेगी, कि इसके अंदर यूरोपियन यूनियन ट्राई करेगी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को फैलाया जाए। एंड फिर आपके पास आता है प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन। अब इस प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन के अंदर आप फाइनेंस को ब्लेंड करते हो, आप गारंटीज देते हो, आप इंस्ट्रूमेंट्स को डी रिस्क करते हो, ताकि आपकी जो एक पोजीशन है एज अ सेंट्रलाइज्ड कमांड, जो एक तरीके से गैप क्लोज कर रही होती है पब्लिक फाइनेंस और 1.3 ट्रिलियन डॉलर के फाइनेंस के दरमियान में, उसको कम से कम किया जाए। अब इन तमाम चीजों के साथ, इन तमाम चीजों की इवज आपके पास बाकी एजेंडाज भी हैं कॉप 31 के, एंड आप उसको भी देखोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एडेप्टेशन का एजेंडा है, आपके पास हेल्थ का एजेंडा, आपके पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिटिगेशन का भी एजेंडा है, सो ये आपके पास जस्ट ट्रांजिशन का भी एजेंडा है। सो आप इन तमाम एजेंडाज को देखोगे, आपके पास एक तरीके से जेंडर इक्वालिटी का भी एजेंडा है। इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि कौन कौन से एजेंडाज को आप फॉलो अप करना चाहते हो कॉप 31 के अंदर। आपके पास अभी भी इट्स द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ्स है। इन 4 महीनों के अंदर अगर आप अपने आप को प्रॉपरली स्ट्रेंथन कर लो, अपनी ट्रेनिंग्स कर लो, आप एक फुल फ्लेज प्रोग्राम अटेंड कर लो कॉप के ऊपर, जो कि आपकी ट्रेनिंग कर दे, तो यू गाइस कैन बिकम अ जेम, ऐसा जेम जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा आगे बढ़े तो लास्ट स्लाइड है, हम उसकी समरी देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। सो इस पूरी की पूरी स्लाइड्स के अंदर, यहाँ इस पूरी के पूरे वर्कशॉप के अंदर हम लोगों ने फोकस किया कि आपकी जो पॉलिसी है और प्राइस है वो इनसेपरेबल है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से आप जो है वो मेजर क्लाइमेट एग्रीमेंट्स को देखते चले जा रहे हो क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर अभी तक, लेकिन
आप इन तमाम क्लाइमेट्स के अंदर इन्वायरमेंटल टारगेट्स के साथ फाइनेंशियल मैकेनिज्म को इनकॉर्पोरेट करती हो। कार्बन प्राइसिंग जो है वो एक्सपेंड होती चली जा रही है फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टिल सीबेम। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन एमिशन की कॉस्ट एक्सपोजर है वो अब कंपनीज तक नहीं रही, वो कंपनीज से भी तजावुज कर चुकी है, वो एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स तक भी आ चुकी है। उसके बाद कार्बन फाइनेंस का जो एम्बिशन है वो स्केल अप हो चुका है। लाइक 2020 में वो था $100 बिलियन, और अब 2035 तक वो हो जाएगा $1.3 ट्रिलियन एटलीस्ट। उसके बाद जो आपके पास पॉलिटिकल रिवर्सल की, हम लोगों ने भी ऑस्ट्रेलिया का विदड्रॉ देखा था, हम लोगों ने यूएस का विदड्रॉ देखा था, तो ये भी हमारे पास रियल है और ये एक रिस्क के तौर पर अभी हमारे पास आया हुआ है। एंड हमें इससे लड़ने के लिए ड्यूरेबिलिटी लानी पड़ेगी, हमारे एम्बिशंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और COP 31 का जो इम्प्लीमेंटेशन फोकस है, अब वो देखने को हमें फोकस करेगा कि हम COP 31 के अंदर 2026 से 2028 तक की विंडो को देखेंगे, जिसके अंदर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड वो फाइनेंशियल कमिटमेंट जो कि फोकस करती है, कन्वर्ट करती हैं आपके कैपिटल को, जिसको आप ट्रैक करते हो, जिसको आप डिप्लॉय करते हो डिफरेंट क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर। और इसी वजह से COP 31 को कहा जा रहा है कि इट विल बी द कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। हर कॉप को जो आपके पास हो रही होती है उसको एक नाम दिया जाता है, एंड ये वाली जो कॉप होगी इसे नाम दिए जा रहे हैं कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस। अब आपका कोई सवाल है आप मेरे से पूछ सकते हैं। Try to properly evolve yourselves, try to learn about COP 31, try to learn कि COP 31 के एजेंडा के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। जितना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे उतना ज्यादा आपकी जो स्किल्स है वो एनहांस होंगी, उतना ज्यादा आपको और ज्यादा मजा आएगा। एंड इफ इट इज जस्ट लाइक कि अगर आपका इंटरेस्ट है यूएन के अंदर जाने का, अगर आपका इंटरेस्ट है एक तरीके से पॉलिसी साइड के ऊपर, अगर आपका इंटरेस्ट है प्रोजेक्ट्स को करने का, अगर आपका इंटरेस्ट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करने का, अगर आपका इंटरेस्ट है डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट करने का, सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, डू अवेल इट। वी आर कमिंग ऑफ समथिंग, हम लोग पिछले 2 महीने से एक और प्रोजेक्ट के ऊपर लगे हुए हैं। राइट नाउ इट इज स्टिल इन द पाइपलाइन, जस्ट थोड़ा सा, जो कहते हैं कि हाथी, जिस तरह कहते हैं ना कि हाथी निकल गया और बस दुम रह गई, तो हाथी निकल गया बस सिर्फ दुम रह गई है। एंड जैसे वो कंप्लीट होगा सो वी विल लॉन्च आल्सो दैट प्रोजेक्ट, एंड अगर उसमें इंटरेस्टेड रहोगे तो डू एनरोल इन दैट प्रोजेक्ट एज वेल। दीज थिंग्स आर वेरी क्रूशियल, क्रूशियल इन अ सेंस कि ये चीज आपको प्रॉपर्ली एनहांस करती है, ये चीज आपकी स्किल्स को बनाती है, एंड ऐसी स्किल्स जिनके थ्रू आप रियल वर्ल्ड एट लाइक एट द रियल टाइम आप रियल वर्ल्ड क्राइसिस को सॉल्व करना चाह रहे होते हो। आपको ये समझ आ रहा होता है कि अच्छा पाकिस्तान में रहते हुए पूरी दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या चल रहा है, यूएस के अंदर क्या चल रहा है, अच्छा यूएस के अंदर ये चल रहा है, यूरोपियन यूनियन के अंदर ये चल रहा है, तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर क्या चल रहा है, अच्छा चाइना और इंडिया की क्या गेम चल रही है। तो आप इन तमाम चीजों को एट द रियल टाइम सीख रहे होते हो, एंड दिस इज द थिंग दैट वी नीड, एंड दिस इज द थिंग दैट पाकिस्तान इज लैगिंग, एंड दिस इज द थिंग वेयर वी कम, वेयर ऑल ऑफ यू कम। क्यों? क्योंकि वी हैव एन इंटरेस्ट कि हम लोग इसके ऊपर सीखें और हम लोग इसके अंदर अपनी स्किल्स को बनाएं, अपनी स्किल्स को एनहांस करें, ताकि अल्टीमेटली कोई ना कोई रिजल्ट निकले जो कि हमारी बेहतरी के लिए हो, एंड हमारी बेहतरी के साथ हमारे कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोग इसको फोकस करें। सो दिस इज इट। अब आपको कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना हम इसको आज कॉल ऑफ करते हैं। एंड आई एम सो सॉरी, आपके गेस्ट स्पीकर का सेशन थोड़ा सा डिले हो गया है, क्योंकि ही उनकी जो कंपनी है जहाँ पे वो काम कर रहे थे तो उनको एक प्रोजेक्ट आ गया, एंड ही इज ट्रेवलिंग, सो ही इज लाइक ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड फ्रॉम अनदर टू अनदर। सो आई एम ट्राइंग टू प्रॉपर्ली हैव द वर्कशॉप जो कि उनकी डेजिग्नेटेड वर्कशॉप है कि वो हो सके, बट लेट्स सपोज अगर वो इस ड्यूरेशन में नहीं होती तो इंशाल्लाह इवन इफ कि आपकी जो वर्कशॉप्स खत्म हो जाएंगी, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, तो मैं ये इसकी पूरी एश्योरिटी देता हूँ कि जुलाई के एंड तक अगर वो टाइम देंगे या अगस्त के शुरू के अंदर अगर वो डेट देंगे कि लेट्स सपोज ही इज फ्री बाय द एंड ऑफ जुलाई और बाय द स्टार्ट ऑफ अगस्त, तो वो जो स्पेसिफिक वर्कशॉप है वो मैं उनसे जरूर आपके लिए करवाऊँ, एंड आपको वहां से उनकी इंफॉर्मेशन जरूर दूँ। तो दिस इज द थिंग। नाउ ओवर टू योर क्वेश्चन, अगर आपका कोई सवाल है आप लोग जरूर पूछो।
Yes, Ms. Gulal, over to you. Am I audible? Yes, Ms. Gulal, you're audible. Okay, sir. As I understand, the cap and trade system is about or is designed to reduce the emission by setting the limit on pollution. So I am trying to understand one thing. If the polluter can exceed that limit by purchasing the carbon credit, so doesn't that weaken the purpose of the system? Like अगर वो दोबारा से carbon credits को या किसी country से credit लेकर दोबारा से pollute कर सकते हैं, तो it is another way or giving another way to the polluters to pollute the environment. So how can we ensure the real emission reduction? ओके, अच्छा, अगर तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हम एक ऐसा लॉ लेकर आए जो कि कहे कि हर इंडस्ट्री जो है वो पर ईयर 45,000 टन की एमिशन करेगी एंड उससे ज्यादा नहीं कर सकती, तो जब ये लॉ लेकर आएंगे तो इससे आपकी पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। मैं कहूँगा पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस गोल के परे चलती हैं कि वहां पर ये गोल्स मैटर नहीं करते, वहां पे आपकी कैपिटा मैटर करती है, वहां पे आपका कैपिटल मैटर करता है, वहां पे आपका वो प्रॉफिट मैटर करता है जो आपकी कंट्री को स्ट्रेंथन करता है, जो आपकी कंट्री को स्ट्रेंथन इस तरीके से करता है कि वहां पे आपकी सोशल लाइफ भी इंप्रूव हो रही है, वहां पे आपकी इकोनॉमी भी इंप्रूव हो रही है एंड वहां पे आपका इन्वायरमेंट भी इंप्रूव हो रहा है। इन्वायरमेंट इन द सेंस कि वही कंपनी जो है बेशक वो बेबहा इन्वायरमेंटल एमिशंस करेगी, लेकिन एट द सेम टाइम वो सोशल लाइफ इंप्रूव कर रही है, इकोनॉमी तो इंप्रूव कर ही रही है, लेकिन जो प्रॉफिट उसमें से आ रहा है उसमें से एक खास परसेंटेज वो लगाएगी इन द इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। कैप एंड ट्रेड सिस्टम के अंदर आपके पास ये लेवरेज दे दिया जाता है कि लेट सपोज अब वो कंपनी है जो कि बेशबहा वो एमिशन कर रही है, तो उसको थोड़ा सा होल्ड इस तरीके से दिया जाता है कि पहले तो उसको लिमिट सेट कर दी जाती है, अब लिमिट सेट होगी उसको थोड़ा सा सुकून मिल गया, अब चूंकि उसकी एमिशन इंक्रीज होनी ही होनी है तो वो दूसरे कंट्री के अंदर जाके इन्वेस्ट करेगा। अब इन्वेस्ट से ये मुराद है कि वो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। अब वो ऐसा इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि बड़े स्केल का भी हो या जो कि एक सिटी लेवल स्केल का भी प्रोजेक्ट हो। अब जब वो उस सिटी लेवल स्केल के अंदर या बड़े स्केल के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो उसका जो फायदा एक ये होगा कि एक तो वो डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी फ्लरिशमेंट हो रही है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, साथ ही साथ वहां से जो प्रॉफिट आएगा वो भी उस कंट्री के लिए जाएगा, वो उस नेशन के लिए जाएगा। एक ये चीज होगी। दूसरा, वो कंट्री चूंकि वो एक तरीके से पैसे ले रहा है उस इंडस्ट्री से, वो कंट्री अपने, चूंकि उस कंट्री के पास तो अपने एक तरीके से फालतू में पड़े हुए हैं क्योंकि वो यूज ही नहीं हो रहे, तो वो कंट्री के जो हमारे आपके पास क्रेडिट्स हैं वो उस कंट्री को दे देगा, वो उस इंडस्ट्री को दे देगा पार्टिकुलरली। क्यों? क्योंकि इस कंट्री को चाहिए कि वो डेवलप प्रोजेक्ट्स लगाएं एंड वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं, विदाउट एनी आप कह लें विदाउट स्पेंडिंग एनी सिंगल पेनी आ रहे हैं, तो इसकी भी आप कह लें डेवलपमेंट होगी एंड बदले में जब उसके पास क्रेडिट्स जाते हैं उसकी तो पहले से इन्वेस्टमेंट हो रही है एंड वो अपनी प्रॉफिट को रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर तो उसने अपने प्रॉफिट को रोक लिया उससे उसकी पूरे कंट्री की इकोनॉमी जो है वो डिरेल हो सकती है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो आपके पास आपका जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या पाकिस्तान की कोई ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसके अंदर अगर आपका कुछ घंटों का काम भी ना हो तो आपको अरबों रुपए का नुकसान होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो लेट सपोज अगर पाकिस्तान के अंदर वो ये इंडस्ट्री है, हम पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर कैप एंड ट्रेड सिस्टम लॉन्च कर देते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर। 30,000 उसने लगाना होता है, 30,000 उसकी पर साल की वो क्या कहते हैं स्पेंडिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड पर टन की, लेकिन अब हम उसको टारगेट दे देते हैं 10,000 का। अब उसने वो जो 20,000 एक्स्ट्रा आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड टन जो है वो रिलीज करना है, वो इस तरीके से करेगा कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो किसी आप कह लें सस्टेनेबल इदारे के साथ जाकर प्रोजेक्ट लगा लेगी इन्वायरमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल वो बुनियाद रख लेगी किसी पार्क की, वो बुनियाद रख सकती है किसी ऐसी जगह की जो कि एक तरीके से सस्टेनेबल हो, वो बुनियाद रख सकती है कैपेसिटी बिल्डिंग सेशन की, वो बुनियाद रख सकती है फाइनेंशियल फ्लो की, वो बुनियाद रख सकती है किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट की जो कि इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचा रहा है। एंड इसके एवज वो दूसरा जो कंपनी होगी जिसके पास वो एमिशन जो है वो फालतू पड़े हैं,
इसको दे देंगे। ये पाकिस्तान के अंदर इंटर कंपनीज के दरमियान में हो सकता है, लेकिन कैप एंड ट्रेड सिस्टम इज अबाउट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। हम बड़े स्केल के ऊपर कैप एंड ट्रेड सिस्टम को देख रहे होते हैं। मैंने बस इसको समझाने के लिए पाकिस्तान की एग्जांपल ली थी। सो दिस इज इट, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका समझ आ चुकी हो। अगर नहीं आई तो डोंट वरी, हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह कल आप लोगों की लास्ट वर्कशॉप होगी, डेट इज ऑन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वो भी इट विल बी कैरिड आउट बाय मी एंड माय टीम। लेकिन 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 आपके जो गेस्ट स्पीकर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनका अपना टाइम जो है, वो कीमती टाइम बाय द एंड ऑफ जुलाई या अगस्त जैसे ही वो फ्री होंगे, अपना वो 1 घंटा दे दें, 1.5 घंटा दे दें, ताकि उस टाइम के दौरान हम उनसे सीख सकें कि किस तरीके से पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती हैं। क्योंकि वो सेशन मैं इस तरीके से बिलीव करता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस तरीके से हो जाता है कि जब आप प्रोफेशनलिज्म के अंदर आते हो, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आते हो, एंड आपको एक तरीके से इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो वो सेशन आपको यही सिखाएगा कि कौन कौन से आप सेक्टर्स को टारगेट कर सकते हो कैपिटल लेने के लिए, एंड आप उन सेक्टर्स को क्या दे सकते हो प्रॉफिट के तौर पे, या जिससे आपको एक विन विन सिचुएशन मिले, म्यूचुअलिज्म मिले। सो दिस इज द थिंग, एंड आई एम होपिंग कि our speaker will be free by the end of this month or by the start of August। जैसे ही वो फ्री होंगे, हम उनसे उनका टाइम लेंगे एंड हम उनसे वो सारा सीखेंगे। दिस इज माई श्योरिटी, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मी एंड माई टीम टू प्रोवाइड ऑल ऑफ यू। सो एक तरीके से आपको नॉलेज जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर है जो मिली है, वो मेरे से मिलेगी, एंड मेरे से ज़्यादा उन स्पीकर की तरफ से मिलेगी क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज इट। Thank you so much for joining today's session. Inshallah, looking forward to seeing you all tomorrow. अपना ध्यान रखिएगा, ढेर सारा पढ़ो, कॉप के ऊपर जितना जो जो मिल सकता है करो, और do inshallah be in touch with us because we have something far much better planned for all of you. It's just like we need 2 or 3 days to just unveil the whole thing, unveil the whole structured program for all of you. It is all hard work of 2 months that we pulled. So we look forward to seeing, to unveil the whole project to all of you. So do stay in touch with the Brog Association. So this is it. Thank you so much. अपना ध्यान रखिएगा. Allah Hafiz. शब खैर.